बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिकॉर्ड कीपिंग एंड फीस बाय एपी। यानी कि एपीए ने कुछ जैसे हमें एथिकल इश्यूज बताए हैं कि किन किन इश्यूज को मेंटेन करके हमने रिसर्च करनी है, यानी कि वो इश्यूज हमारी रिसर्च में ना आए। या बिकॉज क्योंकि हम ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हैं, और ह्यूमन जो है मोस्ट सेंसिटिव हमारी पॉपुलेशन का जो हिस्सा होते हैं ना वो होते हैं। यानी कि एनिमल्स के लिए भी कुछ एपीए के ने रूल्स बनाए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जब हम इंसानों के साथ डील कर रहे होते हैं ना, तब हमें ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि इंसान के अंदर 100 किस्म की कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, उसकी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, ठीक है। उसको हम हर्ट नहीं कर सकते। तो जब हमें इंसानों के साथ काम करना होता है तो हमें बहुत ख्याल से उनके साथ काम करना पड़ता है, उनके हर पर्सपेक्टिव का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह एपीए ने जो डिफरेंट रूल्स बताए उसमें एक और रूल ये भी है। पहले तो हमने डिस्कस किया है कि असेसमेंट किस तरह से कर सकते हैं पेशेंट्स की हम, ठीक है, उसके भी एपीए ने रूल बताए हैं। उसके अलावा हम उनसे किस तरह से इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन किस हद तक हमने कॉन्फिडेंशियल रखनी है, उसके टेस्ट जो रिज़ल्ट आए हैं हमने किस तरह सिक्योर रखने हैं। इसी तरह रिकॉर्ड कीपिंग में हम ये देखते हैं कि जब हम किसी पेशेंट की या किसी पर्सन की जो हमारे पास आ रहा है उसकी असेसमेंट करते हैं तो हमने उसके रिकॉर्ड किस तरह से सेफ रखने हैं, ठीक है, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी किस तरह से मेंटेन रखनी है, और फीस कितनी हमने चार्ज करनी है, ठीक है ना, हर पेशेंट से। सबसे पहला है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक वर्क एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। यानी कि जब हम किसी भी चीज पर्सन कोई हमारे पास आता है साइकोलॉजिस्ट के पास, तो वो जब उसका रिकॉर्ड बनाते हैं उन्होंने ये देखना होता है कि प्रोफेशनली उन्होंने रह के उनकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। जैसे आप किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो तो वहाँ टीचर प्रोफेशनली तौर पर आपकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ये नहीं करते कि आप किस घर में रहती, कितने बहन भाई, वो आपके प्रोफेशनल जो आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड में वो इस तरह से आपकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि आपके मैट्रिक का सर्टिफिकेट देखते हैं, आपकी एफएससी का सर्टिफिकेट। इसी तरह जो पेशेंट्स होते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट ने भी उनका प्रोफेशनली तौर पर उनकी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है साइंटिफिकली तरीके से, ठीक है। यानी कि उनकी पूछना है कि आपको पहले इससे कोई और बीमारी रही है, या पहले आपने कहीं डिप्रेशन या एंजाइटी या कोई भी आपको जो डिसऑर्डर है उसका ट्रीटमेंट लिया है, तो हमें रिपोर्ट्स चेक करवाएं। तो हम उन रिपोर्ट से उनका रिकॉर्ड लेते हैं। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ साइंटिफिक वर्क। एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि हमने उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन कैसे करना है। ये नहीं है कि हैप्पैज़र्ड हमने एक पहले हिस्ट्री ली है और उसके बाद हम उसकी असेसमेंट कर रहे हैं, एंड पे बिहेवियर के बारे में लिख रहे हैं। रिपोर्ट्स बनाने के भी एक साइंटिफिकली तौर पर तरीके होते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट ने इस तरह से क्रिएट करनी है रिपोर्ट, और उनके रिकॉर्ड्स को उस हद तक अपने कंट्रोल में रखना है कि और उसे मेंटेन करना है, उसको डिसएमिनेट करना है, इनकी कुछ चीज़ें उसमें से निकालनी है, कुछ चीज़ें स्टोर करनी है, कुछ चीज़ें जो है दोबारा से अगर रिटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड डिस्पोज ऑफ रिकॉर्ड, और अगर उनके रिकॉर्ड को उसने फेंकना है, ज़ाया करना है, किसी भी तरह का डाटा किसी भी पार्टिसिपेंट का, किसी भी पर्सन का, किसी भी पेशेंट का प्रोफेशनली तौर पर उसने अरेंज करना है, और अगर उसे वेस्ट करना है या किसी दूसरे साइकोलॉजिस्ट को देना है तो वो भी प्रोफेशनली उसने किस तरह से करना है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है फैसिलिटेट प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ठीक है, देखो अब जैसे मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास वो पेशेंट पहले आया, तो उसके बाद मैं कहीं मूव कर रही हैं, उन डेज में मेरी ड्यूटी नहीं है, तो अगर मैंने किसी दूसरे साइकोलॉजिस्ट या प्रोफेशनल को उसको कंसल्ट करना है तो पहले मैंने उसको सारा उसका रिकॉर्ड बताना है और उसको प्रोवाइड करना है। उसके बाद मैंने उसको किसी दूसरे साइकोलॉजिस्ट के पास हायर करना है, ठीक है। उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन एंड एनालिसिस। एप्लीकेट मतलब होता है कि अब ये मैंने इस सेटिंग में अगर कोई एनालिसिस लगाया है ना उस बंदे के ऊपर, यानी कि उसके कोई मेडिकल में अगर ले लें एग्जांपल कि हमने उसकी रिपोर्ट ली कि पहले एक्सरा करवाया, तो अगर कोई और ख़राबी आई है तो हमने किसी और चीज़ का, पहले हमने चेस्ट का एक्सरा करवाया था तो अब हमें लग रहा है कि उसके स्टमक में भी कोई जो है ना ख़राबी है, तो हम उसे कहेंगे कि रेप्लिकेट कर दें कि इसका भी ये जो है इसका स्टमक का भी ना आप टेस्ट एक्सरा करवा के लाएं। इसी तरह जब हम किसी पार्टिसिपेंट पे रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो हमने अपना रिसर्च डिज़ाइन सेट किया होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको एनालाइज यानी कि उस बंदे को देख रहे होते हैं। तो अगर कहीं पर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ सके तो किस तरह से करनी है। इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट, यानी कि हम जिस इदारे में रह के काम करें वहाँ की जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हमने पूरा करना है। मिसाल के तौर पर अगर हम एजुकेशन वाली साइड पर काम करें तो वहाँ और रिक्वायरमेंट्स होंगी, हॉस्पिटल सेटिंग में करें और रिक्वायरमेंट होगी, किसी इंडस्ट्री में जाके करें और रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है। इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ बिलिंग एंड पेमेंट, यानी कि हमारे बिल्स जो है वो एक्यूरेट होने चाहिए, हमारी पेमेंट्स भी। ये नहीं हो है कि अगर ऊपर हमने 500 लिखा ले हम मुझसे 1000 रहे हैं, इस तरह के काम नहीं करने। इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉ। कंप्लायंस का मतलब होता है तकमील करना, यानी कि पूरी पूरी किसी चीज़ की जैसे
पैरवी का वर्ड तो यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि उस पर पूरा पूरा अमल करना, ठीक है ना। कॉम्प्लायंस विद द लॉ यानी कि पैरवी भी एक किस्म के कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उसूल है उनके मुताबिक हमने चलना है। इसी तरह हमने साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि हम भी इंसानों के साथ डील कर रहे हैं, तो हमने जो रूल्स होंगे कोर्ट की तरफ से लॉ के, या जो एपीए ने कुछ अपने रूल्स बनाए उनके अकॉर्डिंग हमने उनकी तकमील करके उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन करनी है या फिर उसके रिकॉर्ड को मेनटेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस, डिसएमिनेशन एंड डिस्पोजल ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक वर्क। जो आपने प्रोफेशनली तौर पे साइंटिफिकली तौर पे काम किया है उसको आपने मेंटेन करना है। अगर कोई चीज़ उसमें से निकालनी है या कोई कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड आपने, डिस्पोजल का मतलब है थ्रो, फेंकना है, तो उसके लिए आपने क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहले देखेंगे साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखें। जब वो उसके रिकॉर्ड बना रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, किसी दूसरे बंदे को उसको एक्सेस देना है, किसी दूसरे बंदे को उसकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके रिकॉर्ड को फेंक रहे हैं, चाहे वो रिटर्न है, चाहे वो ऑटोमेटिकली हमने जनरेट किए हैं उसके रिजल्ट, या किसी भी तरीके से एनी अदर मीडियम का मतलब किसी तरह से भी हमने उसकी रिपोर्ट क्रिएट की है, तो इसमें सबसे बेसिक आता है कॉन्फिडेंशियलिटी हमने इसकी मेंटेन रखनी है। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उस पार्टिसिपेंट की, ये जो रिसिपिएंट और पार्टिसिपेंट का एक ही मतलब होता है, साइकोलॉजिकल सर्विसेज एंटर इनटू डाटा बेसिस या सिस्टम रिकॉर्ड्स, इस तरह से है, तो फिर हमने क्या करना है, रिसिपिएंट जो है, जो पार्टिसिपेंट है, उससे कंसेंट नहीं लेना। अगर तो हम कोई कोडिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई और टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसको ऐड करें। पर्सनल आइडेंटिफायर कौन है कि कोई भी ऐसा उसके घर का बंदा हमने उसकी इन्फॉर्मेशन में ऐड नहीं करना जो उसके बारे में सब जानता है, ठीक है ना। हमने उसके साथ उसकी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है। कोई भी ऐसा बंदा, चाहे वो उसका दोस्त है, दूर का रिश्तेदार भी, अगर वो उसके बारे में जानता है तो हमने उसके साथ उसकी इन्फॉर्मेशन को डिस्पोज नहीं करना, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं एडवांस में प्लान बना लेते हैं कि उन्होंने किस तरह से उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए किसी दूसरे बंदे को, अप्रोप्रिएट बंदे को उसका डाटा ट्रांसफ़र करना है। अगर तो वो ये नहीं कर सकता तो वो अपनी पोजीशन से विड्रॉ कर दे कि मैं इस तरह से किसी के साथ अगर रिकॉर्ड ट्रांसफ़र करना है तो वो मैं इतना उसके अंदर प्रोफेशनल नहीं, तो वो किसी दूसरे बंदे को हायर करे और खुद उसके बारे में प्रैक्टिस करे। नेक्स्ट पॉइंट है विद होल्डिंग रिकॉर्ड्स फॉर नॉन पेमेंट, यानी कि ये नहीं है कि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट ऐसे भी नहीं कर सकते कि अगर कोई बंदा उनके पास आया था ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, अब वो कहीं और जगह पे ट्रीटमेंट के लिए जाए, उससे एमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या दोबारा वो हमारे पास आया तो उसके पिछले ड्यूज़ जो हैं वो रहते हैं, तो आप उसके रिकॉर्ड्स को नहीं दे रहे उनको, या एमरजेंसी उनको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे बिकॉज के उन्होंने उनके पिछले जो पेमेंट्स थी ना वो अभी तक पेंडिंग है, वो रिसीव नहीं हुई, तो इस तरह से साइकोलॉजिस्ट कभी भी नहीं कर सकता। ये एपीए के मैनुअल के अकॉर्डिंग अनएथिकल है कि आप किसी पेशेंट को सिर्फ पे की वजह से, जो उसने मतलब कि पेमेंट नहीं की हुई अपनी पहले ट्रीटमेंट की, उसकी वजह से आप उसका फर्दर ट्रीटमेंट जो है वो स्टॉप कर देते हो। फीस एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट, उसने कहा जितनी जल्दी हो सके, जब भी वो क्लाइंट साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपने रिसिपिएंट्स को साइकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, तो उसी दौरान उससे एक एग्रीमेंट उसके साथ कर लेना चाहिए कि आपकी, उससे डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो बता दे कि हम उसकी फ़ीस में कितनी कॉम्पेंसेशन, स्पेसिफाइंग कॉम्पेंसेशन का मतलब है कि हम उससे पूछ लें कि आप किस हद तक कमी चाहते हैं इस फीस में, अगर आप ये नहीं पे कर सकते, या आप अपनी बिलिंग अरेंजमेंट किस तरह से करोगे, आप किस तरह से पे करोगे, ये भी हमने उसे, और हमने एज फीसिबल यानी कि आसान से आसान अपॉर्चुनिटीज़ उसको बतानी है कि वो अपनी जो फ़ी है वो पे कर सके, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट की जो फ़ीस है वो लॉ के साथ कंसिस्टेंट, यानी कि लॉ ने जितनी उसकी एपीए के अकॉर्डिंग जितनी फीसेस हर सेशन की बताई हैं, आप उतनी ही फ़ी उनसे लें। साइकोलॉजिस्ट जो है अपनी फ़ीस को मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकते, यानी कि अपनी मर्ज़ी से फ़ीस को बढ़ा या कम नहीं कर सकते। अगर वो अपनी सर्विसेज जो है उनको लिमिट कर दें इस वजह से कि ये फ़ीस कम दे रहा है तो मैं इसको इतनी सर्विसेज दूंगा और उतनी नहीं दूंगा, तो वो पहले उससे चाहिए कि वो अपने रिसिपिएंट यानी कि जो उससे ट्रीटमेंट या थेरेपी लेने के लिए आ रहा है उससे पहले डिस्कस करें कि अगर आप इतने सेशन करवाने हैं, अगर आप टेस्ट नहीं करवाना चाहते, अगर आप थेरेपीज़ नहीं लेना चाहते, सिर्फ सिंपल सेशन चाहते हैं जिसमें आपको डीप ब्रीथिंग थेरेपी या रिलैक्सेशन टेक्निक में करवाऊँ, तो मैं आपको इतनी फ़ी चार्ज करूँगा, और अगर उसके साथ आप थेरेपीज़ भी लेना चाहते हो तो मैं इतनी फ़ी चार्ज करूँगा। बिकॉज साइकोलॉजिस्ट उसको अपना टाइम दे रहे होते हैं, 2 घंटे 3 घंटे, तो टाइम के अकॉर्डिंग उनकी फ़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर वो नहीं पे करना चाहते तो आप उनको उतना टाइम दें जितना वो पे कर रहे हैं आपको, ठीक है। और अगर वो नहीं अरेंज कर सकते तो आप उसके साथ कॉम्पेंसेशन कर सकते हैं।
अगर तो रिसिपिएंट जो है वो अपनी, और उसके बाद अगर कोई रिसिपिएंट जो है उसने पहले एग्री भी किया था, लेकिन वो एग्री करने के बाद अपनी एग्रीड जो उसने कहा था कि मैं पेमेंट आपको करूंगा, उस पर भी पे नहीं कर रहा, तो उसके अकॉर्डिंग एपीए ने बताया कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो एजेंसीज या जो लीगल मेजर्स होती हैं कि वो किस तरह से लीगली तौर पे लॉ के अकॉर्डिंग वो अपनी किस तरह से उनसे फ़ीस निकलवा सकते हैं या फ़ीस ले सकते हैं। उसके लिए साइकोलॉजिस्ट को पहले हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वो जो उसको मेजर्स बताएंगे कि आपने किस तरह से करके इस बंदे से या इस पर्सन से अपनी पेमेंट लेनी है, तो फिर आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये नहीं कि उसको डरा धमका कर अपनी पेमेंट ले रहे हैं या फिर उसके साथ बैड बिहेवियर करके ले रहे हैं, बिकॉज वो तो पहले से ही हमारे पास जो है इमोशनली डिस्टर्ब आया, तो आपने उससे पेमेंट लेने के लिए कोई इलीगल मेजर्स का यूज़ नहीं करना, ठीक है। बार्टर विद क्लाइंट पेशेंट, बार्टर का मतलब होता है, जैसे हमारी आम जुबान में इसको रिश्वत कहते हैं, कि आप अपने क्लाइंट से या अपने पेशेंट से ही रिश्वत ले रहे हैं, यानी कि आप उसको सर्विसेज देने के बदले में उससे कोई अच्छी सर्विसेज ले रहे हैं, कोई अपना काम निकलवा रहे हैं, कोई उससे चीज़ें अशिया वगैरह गुड्स में कोई भी खाने पीने की भी आ सकती हैं, ड्रेसिंग कोई भी चीज़ आ सकती है जो आपके मतलब की हो। और अदर नॉन मॉनिटरी रिन्यूमरेशन, जिसमें पैसे वगैरह कोई माली मुआवजा आप उससे लेने हैं, कोई माली इमदाद लेने हैं उससे अपनी साइकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने की निस्बत, तो ये भी बहुत गलत समझा जाता है। एथिकली ये एक बहुत बड़ा इशू राइज करता है एक साइकोलॉजिस्ट पे, कि वो साइकोलॉजिस्ट होकर रिश्वत का ले रहा है लोगों से। इट इज़ नॉट क्लिनिकली कॉन्ट्रेंडिकेटेड, कि अगर वो मिसाल के तौर पे इसमें ये कह रहे हैं कि अगर दो बीमारियां एक साथ आनी, देखें अगर आप उसको कोई बीमारी है तो आप उसको मेडिकेशन दे रहे हो, उसकी वजह से उसको कोई और बीमारी का खतरा हो रहा है, तो उस तरह आप लोगों ने नहीं करना। रिजल्टिंग अरेंजमेंट इज़ नॉट एक्सप्लॉयटेटिव, और अगर आप उससे कोई गुड्स या कोई चीज़ ले रहे हो तो उसके बदले में उसको कोई नुकसान ही हो रहा है ना, आपका कोई नुकसान हो रहा है, तो फिर आप ले सकते हो। जैसे कि अगर वो खुद आपको कोई प्रेजेंट दे दे, या फिर वो काम करता हो और आपको उसकी काम की ज़रूरत हो, मिसाल के तौर पर अगर वो कोई ऑफिस वर्क करता है और आपको अपनी डाटा शीट्स वगैरह अरेंज करवानी है, तो आप उससे करवा लो, जिससे ना उसका नुकसान हो ना आपका नुकसान हो, तो फिर आप उससे कोई मदद ले सकते हो। अदरवाइज अगर कोई दूसरी तरह से आप उससे कोई रिश्वत दे रहे हो, तो वो एथिकल इशू राइज करता है। एक्यूरेसी इन रिपोर्ट्स टू पेयर एंड फंडिंग सोर्सेज, एक्यूरेसी इन रिपोर्ट टू पेयर्स का मतलब है कि आप अपनी रिपोर्ट्स में जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप पेयर वो होता है जो आपको पे कर रहा होता है, ठीक है ना, जिसने आपको, मे भी वो क्लाइंट या पेशेंट खुद पे कर रहा है या उसका कोई फैमिली मेम्बर या जो भी बंदा है जो उसकी रकम अदा कर रहा है, उसको आपने प्रॉपरली तौर पर बताना है कि एक्यूरेट रिपोर्टिंग करनी है कि इसको ये मसला है, आपने बताना है कि ये रिपोर्ट्स मैंने करवाई हैं, ये सर्विसेज मैंने इसको प्रोवाइड की हैं, तो उसकी मैं ये फ़ीस चार्ज कर रहा हूँ आपको, ये पेमेंट्स आपकी इतनी इतनी बनती हैं, ठीक है। आपने उस प्रोवाइडर जो है जो फ़ीस दे रहा है आपको, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि आपने कौन कौन सी इसकी बीमारी की फंडिंग सोर्सेज होते हैं, कि आपने उसके अंदर से क्या क्या बीमारियां निकाली हैं, क्या क्या मसले निकाले हैं, कि उसको कोई बायोलॉजिकल यानी कि मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, ये आपकी फाइंडिंग्स होंगी, और क्या क्या डायग्नोसिस इसे दिया जा सकता है। तो आपने पेयर्स जिनको जो आपको रकम अदा कर रहे हैं उसको सर्विसेज प्रोवाइड करने की, उसको उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है आपने उसको कन्वे करनी है इफ़ नेसेसरी। अगर वो आपसे कमांड कर रहा है, आपसे डिमांड कर रहा है कि मुझे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप दें, तो फिर आप दे सकते हैं, ठीक है। 7 पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, जिसमें रेफरल एंड फीस, यानी कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं जब किसी पार्टिसिपेंट से फ़ी ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो देखें आप जब साइकोलॉजिस्ट के पास एक बंदा आता है तो वो खाली सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट का काम नहीं होता, आप सिर्फ उसको कंसल्टेशन देते हो। उसके बाद जब उस पर टेस्ट असेसमेंट वगैरह करने के लिए मेजर्स लगाते हैं, तो अगर उसके लिए आपने कोई और पर्सन हायर किया, कोई और प्रोफेशनल से आप करवा रहे हो टेस्ट उसके, अगर मेडिकल उसकी कोई फ़ीस है, तो आपने फ़ीस को और खुद ब खुद डिवाइड करना है। ये नहीं करना कि आपने सारी की सारी फ़ीस खुद रख लेनी है। जितने पर्सन आपके इन्वॉल्व होंगे, एमर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का मतलब है कि जो आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं आपके साथ उस पेशेंट के ऊपर, तो आपने इस पेमेंट को प्रॉपरली तौर पर उन सब में डिवाइड कर देना है, ठीक है। अगर कोई क्लिनिकल सर्विसेज दे रहा है, यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन, साइकेट्रिस्ट होता है वो मेडिसिन देता है। कंसल्टेटिव सिर्फ मशावरत के लिए अगर वो बंदा आया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पे जो टेस्ट वगैरह उसके पे लगा रहा है, और अदर, और जो मतलब कि उसको सेशन वगैरह दे रहा है, तो रेफरल पे डिपेंड करता है कि किस किस बंदे को कितनी कितनी आपने फ़ीस देनी है, ठीक है। ये नहीं करना कि अगर कोई किसी का रेफरेंस आ गया तो
रेफरल इन सेंस कि अगर वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में काम कर रहा है, मतलब कि वो असेसमेंट कर रहा है किसी पेशेंट की, साइकेट्रिस्ट की फॉर्म में रेफरल ये हुआ कि वो साइकेट्रिस्ट है, वो मेडिसिन दे रहा है, उसको सजेस्ट कर रहा है कि इतने % आपने सुबह खानी है, यानी कि इतने mg की आपने शाम को खानी है। अगर आप किसी रेफरल की बेस पे, यानी कि वो आपका जानने वाला है प्रोफेशनल या आपका फ्रेंड है, तो आप उसको ज़्यादा दे रहे हो और या उसको दे ही नहीं रहे और दूसरों को कम दे रहे हो, आपने मतलब कि इक्वली डिवाइड करके फ़ीस जो है ना, आपस में जितने भी लोगों ने मिलकर कोलैबोरेशन करके काम किया, आपने सब में इक्वली जो है उस फीस को डिवाइड करना है, ठीक है। जज़ाकल्लाह। एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।